एडमिरल फैसल साहब, आपकी असेसमेंट जानना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट आखिरी 3-4 घंटों के अंदर जेडी वैंस ने कुछ नई शर्तें आयद की। बाज़ लोगों का ख्याल यह है कि वो, क्योंकि बार बार नेतन्याहू से और अमेरिका से वाशिंगटन में मुख्तलिफ अपने साथियों से मशवरा कर रहे थे, तो वहाँ से उनको ये गाइडलाइन मिली कि 0% एनरिचमेंट की कंडीशन भी लगा दें सिविल न्यूक्लियर यूज़ के हवाले से। हालांकि पहले ये गुंजाइश मौजूद है कि आप 2-4-5% जो चाहिए वो सिविल यूज़ के लिए कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा 20 साल के लिए ज़ीरो एनरिचमेंट। तो आपकी तवक्कुआत क्या है? बात आगे बढ़ेगी इस मसले के ऊपर? फ्लेक्सिबिलिटी दोनों दिखाएंगे या अटकाव फिर आएगा? नदीम साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसमें मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि दोनों की डिमांड्स में फ़र्क क्या है। देखिए, ईरान की जो भी डिमांड्स हैं वो मुझे ये लगता है कि किसी न किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हैं, यूएन चार्टर के अंदर रहते हुए हैं, एनपीटी के फ्रेमवर्क के अंडर रहते हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंडर रहते हुए हैं। तो वो चाहता है कि किसी न किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हम कोई मुआहदा करें अमेरिका के साथ। अच्छा, वो कहता है कि एनपीटी उसको इजाज़त देता है कि आप 20% तक एनरिचमेंट कर सकते हैं सिविल न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए। और ईरान ने जेसीपीओए जब साइन किया था 2015 में, तो 3.67% पे वो राज़ी हो गया था, जो कि मेडिसिनल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अमेरिका की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप देखिए तो वो हैं कि हर किस्म के फ्रेमवर्क से बाहर रिक्वायरमेंट है। वो कहता है जी 3.67% भी नहीं है, आप 0% पे आ जाएं, यानी आपसे वो हक ही ले लिया जाए एनरिचमेंट का जो आपके पास है। अब अच्छा, ईरान कहता है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे मैं टोल लगाऊंगा। वो इसलिए कहता है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके टेरिटोरियल वाटर्स में आती है, और टेरिटोरियल वाटर्स में ईरान की जुरिसडिक्शन लग सकती है। उसने आज तक नहीं लगाई है, लेकिन लग सकती है। और दुनिया की बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन पे एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, और जिस कंट्री के पास वो स्टेट होती है उसको पाबंद किया जाता है कि आप ये हकूक़ शिपिंग को देंगे और ये हकूक़ आपके। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ईरान और ओमान इसको शेयर करते हैं अपने टेरिटोरियल वाटर्स में, तो वो भी वो यूएन क्लॉज के तहत कहता है कि मैं इस पर टोल लगा सकता हूँ। और वो इसलिए कहता है, जारी बात है कि उसको पैसों की ज़रूरत है। आपने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, उसका स्विफ्ट कोड आपने लिमिट किया हुआ है, एफडीआई आने नहीं देते, तेल गैस उस प्राइस पे नहीं बिकती जिस पे बाकी दुनिया में बिक रही होती है। तो उसको प्रॉब्लम्स हैं, उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूज़ कर रहा है। अच्छा, अमेरिका कहता है नहीं जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। देखिए, जो इंटरनेशनल वाटरवेज हैं उन पे किसी मुल्क का कंट्रोल ना होना, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के ममालिक में, बट लॉ ये नहीं कहता है। अच्छा, ये भी लॉ से बाहर है। फिर अमेरिका कहता है आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंजेस हैं उनको लिमिट कर दें। ये भी उसके दिफा से रिलेटेड है ये चीज़। आप कैसे किसी मुल्क को कह सकते हैं कि भाई आपके मिसाइल की इससे ज़्यादा रेंज नहीं होनी चाहिए वरना हमें ख़तरा होगा या हमारे किसी हलीफ को ख़तरा सर, होगा। मिसाइलों तो वाली तो मानना ही दोनों नहीं के चाहिए जो इसराइल को। डिमांड्स उससे हैं तो बेहतर है मुझे कि अमेरिका से जी दोबारा लड़ाई लड़ लें, क्योंकि वो जी मिसाइल सारे उसके इसराइल के लिए हैं। वो जी उस पर तो एक ईरान को और टिक के एक कायम रहना चाहिए। जी, और देखें एक और चौथी डिमांड कि जी आपकी रिजीम हमें पसंद नहीं है, ये चेंज कर दें। यानी ये वो सारी डिमांड्स हैं जो मावरे कानून है। तो आज अगर ईरान ये डिमांड्स मनोवन मान लेता है तो क्या होगा? कल को अमेरिका किसी और मुल्क के ऊपर कहेगा अच्छा जी आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम कर दें, आप अपनी हुकूमत गिरा दें, ये हमें पसंद नहीं है, आप अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है उसको 4% पे ले आएँ, आप इस इलाके को छोड़ दें, ये आपके अंडर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये तो मावरा कानून अगर हमने जीना है इस दुनिया में और जंगल का कानून रखना है, लगाना है, तो फिर तो अमेरिका की बात मानने में ईरान को कोई आर नहीं होना चाहिए। और अगर अमेरिका आज ये कह दे कि ठीक है जी एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत हम बातचीत करते हैं और आए बैठ के बात करते, तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईरान मान जाएगा। जेसीपीओए को देखें आप, जेसीपीओए कितने 2 साल की निगोसिएशंस के बाद जो कुछ उसमें डिसाइड हुआ, इट वाज अंडर सम इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। वो यूएन चार्टर था, वो एनपीटी था, जो भी था उसमें किसी न किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत वो कवर होता था। लेकिन ये डिमांड्स तो सारी कोई कवर ही नहीं होती हैं। तो मेरा ख्याल है बेटर दुरुस्त है, सेंस विल दुरुस्त है। प्रिवेल ऑन बोथ साइड्स। और अमेरिका मेरा ख्याल है वैसे बहुत ट्रंप ज़्यादा साहब सर फ्रस्ट्रेटेड किसी है। आपने इंटरनेशनल कभी लॉ के किसी तहत मुल्क आजकल ऑपरेट नहीं कर रहे। वो जिसकी लाठी उसकी भैंस के जी असूल के जी ऊपर ऑपरेट कर रहे यही हैं। खतरा है, वेनेजुएला के वो प्रेसिडेंट को उठा के यही गए हैं, खतरा है। उनके तेल के ऊपर कब्जा कर लिया है। यूरोपियंस को कह रहे हैं ग्रीनलैंड छोड़ दो, नहीं तो मैं आके खुद कब्जा कर लूंगा। तो ही
हिज अप्रोच इज़ जी नॉट जी कन्वेंशनल, वो कब्जा करने वाली अप्रोच है उनकी, धौंस और धांधली वाली। जी जी। तो ये यही खतरा है बेसिकली। और ईरान अगर घुटने टेक देता तो फिर बाकी मुल्कों को तैयार रहना चाहिए कि अमेरिका किसी के ऊपर भी तैयार कोई रहना भी चाहिए। डिमांड अच्छा, लेकर आ सकता है, कोई भी नैरेटिव बना के जंग कर सकता है। दुरुस्त है। एडमिरल फैसल साहब, जो कुछ तो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं अगर वो तय कर लिए जाएं तो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट उस प्रिंसिपल्स के ऊपर तो हो सकता है। टेक्निकल लेवल डिस्कशंस न्यूक्लियर के हवाले से काफ़ी अरसा चलेंगे, उसके बगैर ये मामला तफसीली तौर पर तय करना मुश्किल होते हैं। इसी तरीके से बाकी मामला भी हैं, उसमें भी हो सकता है एक्सपर्ट ग्रुप्स को बैठना पड़े, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट डिज़ाइन हो सकता है। आप सोचते हैं कि ऐसी प्रोग्रेस मुमकिन है इस सेकंड राउंड के अंदर, या अभी मामला तूल खींचेगा? मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये सोचना कि एग्रीमेंट कोई हो जाएगा और दोनों साइड्स मान जाएंगी, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूररस है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल करीब में ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आता है कि पेशरफ ज़रूर होगी। और जो आप बात कर रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सकता है जिस पे जो फर्दर बातचीत है वो की जाए। लेकिन इशू ये है कि एक तरफ ईरान है जिसने लड़ाई लड़ी है, नुकसान उठाया है, शहादतें उठाई हैं, लेकिन और वो मामलात को तहम्मुल से लेके चलने पर राज़ी है कि क्योंकि उसका एम ये है कि जो कुछ भी आज तय हो वो दूर रस हो। वो ये ना हो कि 6 महीने बाद दोबारा आप सब कुछ लेके पहुंच जाएं और फिर जारियत कर दें, 4 महीने बाद कर दें, साल बाद कर दें। वो कहता है ये जो तलवार 47 साल से मेरे सर पे लटकी हुई है इसको हटा दें यहाँ से, ये अब गिर गई है और अब इस ये दोबारा नहीं लटकनी चाहिए। तो ईरान एक्चुअली दूर अंदेशी की बात कर रहा है कि एक ही दफ़ा सारी मामला तय हो जाएं और फिर इस सारे किस्से से जान छूट जाए। जो दूसरी तरफ अमेरिका है वो मुझे नज़र आता है कि सिर्फ निकलने के चक्कर में कि मैं किसी तरह यहाँ से जल्दी से निकल जाऊँ और एक फेस सेविंग के साथ निकलूँ ताकि मैं अपनी जो डोमेस्टिक पब्लिक है उसके पास जाऊँ, डोमेस्टिक ऑडियंस के पास उनको बताऊँ कि मैंने इतने कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं और फिर जब बाद में कुछ होगा तो देखा जाएगा, दोबारा आ जाएंगे। ये मुझे दोनों में फ़र्क महसूस हो रहा है मुझे, और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि रिफ्ट आ रही है बीच में। एक तो जो मैंने पहले बताया है कि जो इंटर लीगैलिटी ऑफ कंडीशंस हैं उसमें प्रॉब्लम है, और दूसरा ये जो उजलत और तहम्मुल मिजाजी है, ये दोनों कंट्रास्टिंग चीज़ें हैं, दोनों जो मुझे नज़र आ रही हैं इसमें। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का रोल इसमें बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि दोनों जो फरीकैन हैं उनमें एक तो डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर बात है कि वो यकीन कर भी नहीं सकते और मेरा ख्याल है करना भी नहीं चाहिए। आप देखें कि 2 दफ़ा ईरान बातचीत कर रहा है और उसके ऊपर आपने अटैक कर दिया, फिर एक बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव बना के अटैक कर दिया, फिर आप जो डिमांड्स कर रहे हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान को दोनों का डालना ये सबसे खुशाइन चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान ख़ुद जंगों से गुजरा हुआ है, मुज़ाकरात से गुजरा हुआ है, मुआहिदों से गुजरा हुआ है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह सिचुएशन को समझता है, और पाकिस्तान भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में होगा कि बस एग्रीमेंट हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि जंग बंदी रहनी चाहिए, जंग बंदी में कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। और ये जिस तरह के मामला ट्रंप साहब कर रहे हैं कि ब्लॉकेट लगा दिया, आप ये सोचिए कि इस वक्त 2 दफ़ा सीज़ फायर ब्रीच हो चुकी है, टेक्निकली ब्रीच हो चुकी है। अगर ईरानियन चाहें तो उनके पास ये हक महफूज है कि वो सीज़ फायर को, जो कि ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है, बलाए ताक रख के वो अमेरिकन शिप्स पे अटैक कर दें। क्योंकि जब आपने ब्लॉकेट का अनाउंसमेंट कर दिया तो ब्लॉकेट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, टेक्निकली इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, और आपने सीज फायर लगने के बाद ब्लॉकेट लगाया है। तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि भाई ये तो मैंने एक जंगी इकदाम कर दिया, आप आज अब आप ने रिटेलिएट करना है तो आप कर लें। फिर आपने उनके शिप पे कब्जा कर लिया, ये दूसरी दफ़ा ब्रीच हुई है सीज फायर। अच्छा, मैं ईरानियंस को थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा कि वो इस पे रिटेलिएट नहीं कर रहे, और मुझे लगता है कि वो बातचीत को एक चांस देना चाहते हैं, और वो यही चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए जो मसाइल हैं उनको हमेशा के लिए हम हल कर लें। तो उसमें कुछ कुछ दे करके हो जाएगा। जहाँ तक न्यूक्लियर की बात है, आप देखें JCPOA का अगर पढ़ें तो 3.67% पे आ गए थे। 600 kg एनरिच इनके पास यूरेनियम था जो रशिया को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था, और बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी ये पहले भी माने हुए हैं, अभी भी मान सकते हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे वो इसलिए टोल की बात करते हैं कि उनको पैसे चाहिए, अगर आप उनकी सैंक्शंस हटा देंगे, उनके एसेट्स अनफ्रीज कर देंगे तो वो शायद स्टेट ऑफ होर्मुज़ को भी खोल देंगे जैसे पहले खुली हुई थी। प्रॉक्सीज उनकी ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी हैं, उसके लिए पैसे चाहिए उनको बहुत ज़्यादा, उनको रिवाइव करने के लिए, जो उनके पास है नहीं।
तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ों पे वो मान जाएंगे अगर आप किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत करें और एक लॉन्ग टर्म वायदा करें।